ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका लगातार न्यूज 18 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं और कहां कैसे हालात है, हर जगह हमारा रिपोर्टर मौजूद है और सुबह से लगातार उनका भी प्रयास है कि आपके पास हर मिनट अपडेट पहुंचाते रहें। रुक करेंगे शरद श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए ग्वालियर से। शरद, एजेंडा इतनी तरह से बनाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने की, ज्यादातर दोनों पार्टियां अपने सिर्फ आरोपों तक ही केंद्रित रही, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं आए। आपसे पहले मैंने और भी लोगों से पूछा था कि वोट देते वक्त वोटर की साइकी क्या रही होगी, क्या ये इन आरोपों से वो प्रभावित हुआ दिखता है आपको? बिल्कुल, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था इस उपचुनाव का कि आखिरकार जो वोटर हैं उनके मन में क्या है। आज हमने अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग जो मतदाता हैं उनसे बातचीत की, हर वर्ग के मतदाताओं से बातचीत की। उसका पूरा कंक्लूजन अगर मैं सुबह 6 बजे से जैसा आपने कहा भी कि न्यूज़ 18 सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है और लौट कर 6 बजने को आ गए हैं, करीब 12 घंटे का वक्त हो गया है, जिनमें से 11 घंटे मतदान के हैं। इसमें से जो वर्ग आया उसमें अगर हम एक आकलन निकालें तो 100 लोगों से मान लीजिए बात की गई तो 100 लोगों में से 75 लोग ऐसे मिले जिनका मत एकदम स्पष्ट था, यानी कि या तो वो ये मान रहे थे कि जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ या जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो 75% लोग ऐसे हैं, 25% लोग ऐसे मिले जो इस दुविधा में थे कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में आखिरकार क्या फैसला लेना चाहिए, क्या ये ठीक था, क्या ये ठीक नहीं था। तो मुझे ये लगता है जो आकलन आज का ग्वालियर में हमने देखा और लोगों से बातचीत की, ये जो 25% का जो मतदाता है, 100 का एक आकलन मान लें तो ये 25% मतदाता जहां जाएगा, जहां इसने अपना मन बना लिया होगा, हार जीत का फैक्टर यही रहेगा, क्योंकि दो पहलू 75% के हैं कि ये ठीक हुआ और ये ठीक नहीं हुआ। तो वो 25% आखिरकार कहाँ जाएगा, यही निर्भर करेगा कि वोटर के मन में आखिरकार क्या था जो 10 तारीख को सामने आएगा। शरद ने बहुत विद्युता से अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और उसी विद्युता में बता भी दिया कि 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट हो गई उनकी। खैर, रुक करते हैं अनुराग का। अनुराग, ये आपसे भी जानना चाहूंगा मैं कि वहां पर जो हमने शरद से पूछा कि क्या एजेंडा चल रहा होगा, क्या किस एजेंडे को ध्यान में रख के वोटर बाहर निकला है, या फिर दोनों पार्टियां अपने अपने जो टीजी है, टारगेट ऑडियंस, उसे मोबिलाइज करने में सफल हो पाई? अनुराग, देखिए, इस बार उपचुनाव में खासतौर पर आखिरी दौर का जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें दिग्गज नेताओं ने जिस तरीके से एक हवा बनाने की कोशिश की, चाहे वो बयानों के जरिए या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की, और मकसद यही रहता है कि आखिरी समय में कैसे वोटर को आसानी से ये बताया जा सके कि जो पार्टी है, कौन सी पार्टी उसके लिए बेहतर हो सकती है, कौन सा उम्मीदवार उसके लिए बेहतर हो सकता है और सामने वाले के कुर्ते पे कितने दाग हो सकते हैं। इन तमाम दागों को गिनाने की कोशिश इस बार के उपचुनाव में भी की गई। हालांकि लगातार चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए, हिदायतें जारी की, कुछ उम्मीदवारों के प्रचार पर रोक लगाने का काम किया। बावजूद इसके आखिरी दौर में जिस तरीके का चुनाव प्रचार हुआ है उसको जनता ने बेहद बारीकी के साथ न सिर्फ सुना है बल्कि देखा है। लेकिन उसके अलावा जनता ने पहले से ही मन बना लिया था, तमाम तरह के मुद्दे थे और उन्हीं के जरिए अपना वोट देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि मुरैना का इलाका या फिर हम भिंड की बात करें तो अभी भी बेहद पिछड़ा हुआ है और यहाँ का मतदाता इस बात को लेकर आस लगाए बैठा है कि किस तरीके से मुरैना और भिंड इलाके का विकास होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए और नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी की है उसको लेकर भी इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जोरा विधानसभा सीट से पंकज उपाध्याय, वो भी हमारे साथ मौजूद है। थकान आपके चेहरे पर बाकायदा दिखाई दे रही है, दिन भर काफी मेहनत की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट तो जोरा विधानसभा सीट का निकल कर आया है। कितना आपके पक्ष में जाएगा ये? निश्चित रूप से आज जनता ने बता दिया है कि बीजेपी की नकारा सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, जिसने लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करके सरकार को गिराकर कमलनाथ जी की अपनी सरकार बनाई, और आज जो मतदान हुआ है तो ये दाव चला होगा। आपको लगता है कि उपचुनाव में वोटर ने इसी को देखते हुए वोट दिया होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और 28 की 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। माननीय कमलनाथ जी पुनः
मुख्यमंत्री बनेंगे। जोरा विधानसभा सीट अकेले की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग का परसेंट अभी तक क्या आंका है आपने, और वो किसके पक्ष में जा रहा है? लगभग मैं समझता हूँ 65% के आसपास मतदान होगा। अभी रुझान आ जाएंगे थोड़ी देर में। और एक बात पूछे अनुराग उनसे कि जोरा जो सीट है वो तो बनवारी लाल शर्मा जी के निधन से खाली हुई थी, वहां तो दल बदल का कोई फैक्टर वहां पर प्रभावी नहीं था, तो क्यों, क्या सोच के वोटर ने वोट किया होगा? अनुराग। बिल्कुल पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि जोरा विधानसभा सीट बनवारी लाल के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ पर तो दल बदल का मुद्दा ही नहीं था, तो यहाँ पर क्या ये दाव नहीं चला या ये मुद्दा नहीं चल पाया? अगर अकेला विधानसभा चुनाव होता ही है तो इसे उपचुनाव की हम स्थिति में लेके आते हैं। लेकिन ये 28 विधानसभा चुनाव हुआ, कभी आपने सुना है कि 28 विधानसभा उपचुनाव हुआ हो? ये उपचुनाव जो 25 सीट में जो मुद्दा था वो क्या इस सीट पर भी चला है? निश्चित रूप से जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए और जोरा विधानसभा को बचाने के लिए मतदान किया है। तो जोरा में विकास के मुद्दे पीछे छूट गए क्या? विकास का मुद्दा भी है, 5 साल का कार्यकाल है। जो विधायक यहाँ के रहे थे जिन्हें 2018 में जनता ने नकार दिया था, उनका कार्यकाल भी है। कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में, इसीलिए उन्हें तीसरे नंबर पर पहुंचाया था। बीजेपी ने उन्हें वापस टिकट दिया है। सुशील के पास बहुत देर से नहीं गया, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, वैसे सुशील का रुख करेंगे हम। सुशील, आप बताइए ताजा अपडेट क्या, और दूसरा ये कि क्या एजेंडे रहे होंगे जो हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जब आप अलग अलग इलाके में मौजूद है, बहुत अच्छे से अपनी नब्ज को समझ रहे हैं, सुबह से 12 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, जैसे शरद ने ऑन स्क्रीन कहा भी, तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या दिन भर आप लोगों ने नोटिस लिया, क्या एजेंडे वहां पर काम कर रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए ये पूरा चुनाव जो लड़ा गया था, उस चुनाव में एक तरफ बिकाऊ नहीं टिकाऊ वाला मसला लेकर कांग्रेस ने लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनके खिलाफ प्रचार अभियान इसी से चला है। वहीं बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार रहे भिंड की दोनों सीटों से, उन्होंने लगातार इसी बात पर फोकस किया अपने चुनाव प्रचार में कि कमलनाथ ने जो वादे किए थे जनता से, किसानों से, बेरोजगारों से और व्यापारियों से, उन वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। कमलनाथ सरकार ने 15 साल में उन वादों को पूरा नहीं किया, सबसे झूठ बोला है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इसके अलावा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। तो इन्हीं मसलों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को टारगेट किया था और कांग्रेस ने बीजेपी को बिकाऊ नहीं टिकाऊ, यानी इन दोनों ही मसलों को लेकर दोनों पार्टियों ने आपस में यहाँ पर चुनाव में प्रचार किया और एक दूसरे पर निशाने साधे। वहीं जनता के जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे थे वो लगभग गौण रहे, चाहे मेहगांव सीट की बात करें, गोहद सीट की बात करें, दोनों ही सीट पर इस तरह के मुद्दे गौण रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जातिगत आधार के अलावा इस चुनाव में यहाँ पर टिकाऊ नहीं बिकाऊ और इसके अलावा जो कमलनाथ की वादा खिलाफी है, ये मसला बीजेपी ने बनाकर उठाया था पूरे चुनाव में। एक बार शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, ये जो बात अभी आपने देखी वहां पर सुशील ने भी कही, अनुराग भी जो बात वो कह रहे थे, मैं केवल ये आपसे समझना चाहूंगा, आपका विश्लेषण भी अच्छा है, कि ये किन नेताओं को आपको लगता है कि बिल्कुल 360 डिग्री बदल देगा जिनकी सियासत आने वाले दौर में, ये चुनाव जो भी नतीजे आए, किनकी राजनीति को 360 डिग्री पूरा पलटा सकता है ये चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति उनकी 360 डिग्री घूम जाएगी जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और विधायकी छोड़ने के बाद वो अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि हार जीत होगी। और अगर इस हार जीत में वो चेहरे चुनाव हारते हैं जिन्होंने दल बदल किया, तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा? सबसे पहले उनकी राजनीति पूरी तरीके से 360 डिग्री घूमने वाली है। इनमें से कई तो ऐसे भी हैं जो मंत्री हैं, बड़ी बात यह है। तो उनका जीतना मान ली उनके लिए चुनाव बिल्कुल तलवार की धार पर खड़े होने जैसा है। जरा भी अगर उनका डिसबैलेंस हुआ तो फिर कोई भी घातक नुकसान उनको हो सकता है। तो उनकी सियासत पर खतरा मंडरा सकता है हार जीत के नतीजे। जहां तक बात बड़े चेहरों की है, तो बड़े चेहरों में देखना होगा कि ग्वालियर चंबल में, क्योंकि पूरा जो सेंटर है वो ग्वालियर चंबल ही है, और देखना होगा कि इस चंबल संभाग के नतीजे आखिरकार क्या आते हैं। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भले ही कोई बात कही जाए कि कैंपेनिंग हुई,
शिवराज ने भी की, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मेहनत की, नरोत्तम मिश्रा ने की और तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगे रहे। लेकिन कहा यही जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये नतीजे कैसे रहे, क्योंकि जब भी कांग्रेस में बात होती थी तो ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़। हालांकि यहाँ एक बात आज पॉइंट करने वाली है प्रवीण जी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में नहीं है, ना ही भोपाल में है। वो सुबह में चार्टर्ड प्लेन से आए, एयरपोर्ट पर लैंड किए, AMI स्कूल गए, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके थोड़ी देर बाद जो जानकारी हमने कोशिश की हम उनका 1-to-1 कर सकें या उनसे बातचीत कर सके, तो जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक वो थोड़ी देर बाद ही दिल्ली वापस चले गए। जबकि हम देख रहे हैं कि भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान BD शर्मा कंट्रोल रूम बनाकर प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं। सिंधिया का ऐसे दिन में ग्वालियर में कंट्रोल रूम बनाकर ना बैठना, ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं शरद। ये हमारे दर्शकों के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है कि जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जो 18 लोगों को साथ में लेके मेहमान बना के एक नए परिवार में दाखिल हो, वो ये क्या है, ये निश्चिंता है या क्या है, जो भी है वो 10 तारीख को पता लगेगी। लेकिन या कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, जो भी है शरद बता रहे। पूजा माथुर हमारी सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से मौजूद है। पूजा, क्या हाल है कांग्रेस दफ्तर का? और ये कहा जा रहा है कि वॉर रूम बनाया हुआ, कमलनाथ उसे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी है, अभी से शो शुरू कर रहे थे तब ये सूचना थी। अभी किस तरह के हालात, कितनी उत्साहित है कांग्रेस इन वोटिंग परसेंटेज को देख के? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 72 से ज़्यादा हो चुका है और जिस तरीके से अभी भी मीटिंग अंदर चल रही है, कई सारे लोग ऐसे मौजूद हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और जो दिग्गज हस्तियाँ हैं। दिग्गज हस्तियाँ में कमलनाथ और दिग्विजय खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो 28 सीटों पर उनको शिकायत मिल रही है उसकी सूचना तत्काल चुनाव आयोग से करते आ रहे हैं। कई जगह पर जैसे जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ पर उन्हें अगर कोई शिकायत मिल रही है तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि रीपोलिंग की भी मांग की जाए। जिस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर के निगरानी कर रहे हैं, नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। और जिस तरीके से इस बार साफ तौर पर कमलनाथ हो या दिग्विजय हो, उनका कहना है कि इस बार जो जनता है वो बहुत पहले से जागरूक हो चुकी है। बीते कई सालों में जो जनता का मूड है वो भी बदला है और उनमें जागरूकता भी आई है। यही वजह है कि इस बार उनका साफ तौर पर कहना है कि बिकाऊ टिकाऊ की राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता को अब समझ में आ गया है कि क्या उन्हें करना है और इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि मंगलवार के दिन कहें तो मंगलवार का दिन पूजा जो दिखा रही थी आपको वो कांग्रेस का वॉर रूम है, आपने देखा होगा अंदर। हालांकि वो कैमरा वहां तक पहुंचा नहीं, वहां अंदर एक केबिन है जिसमें कमलनाथ बैठते हैं PCC चीफ के तौर पर। तो अपने तमाम सहयोगियों का शुक्रिया, और शुक्रिया इस बात को लेकर भी कि आप अपनी जो 12 घंटे से आप लगातार काम कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से जुटे हुए हैं और इस प्रयास में है कि जो दर्शक हैं उनको बेहतरीन कवरेज मिल सके। तो कुछ थोड़ी देर और परेशान होना जरूरी है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा है। तो तमाम अपने सहयोगियों का शुक्रिया, और दर्शकों से मैं कहूंगा कि बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि चुनाव की बेहतरीन कवरेज आपको यहां के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।